सवाल ये था कि सोनिया ने इन लोगों के लिए दरवाज़ा क्यों खोला। जाहिर है इसने दरवाज़ा नहीं खोला होगा। ये जो कोई भी था इसने यहाँ ज़रूर अपने साथ वाली औरत से काम लिया होगा। औरत ने सोनिया से किसी न किसी तरह दरवाज़ा खुलवा लिया होगा। अगर इस आदमी ने होटल वाले लड़के को ये कहा था कि मैं आऊँ तो मुझे सिविल अस्पताल भेज दिया जाए, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि वो स्टेशन ही से हमारे पीछे लग गया था। फिर जब मैं होटल में सोनिया को लेकर आया तो वो कहीं इधर उधर हो गया। इसके बाद वो अपनी साथी औरत को भी ले आया और जब मैं होटल से निकलकर बाजार की तरफ गया तो ये लोग सोनिया के करीबी रिश्तेदार बनकर दूसरी मंजिल पर आ गए और सोनिया को बेहोश करने के बाद अगवा करके ले गए। सोनिया अगर इसराइलियों के कब्जे में थी तो कम से कम मुझे ये इल्म था कि वो किस मुकाम पर है। मैं इसे वहाँ से निकालने के लिए अपनी जदोजहद को एक जगह मरकूज कर सकता था, लेकिन अब तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है, किस दुनिया में है, जिंदा भी है या नहीं। होटल के सामने सड़क की जानिब 2-4 टैक्सियाँ खड़ी थी। इनके ड्राइवर एक तरफ चाय खाने के बाहर बैठे सिगरेट चाय से शुगल कर रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भैया जी मेरी पत्नी सामने वाले होटल में बीमार थी। मैं दवाई लेने गया तो पीछे मेरा देवर और भाभी जी आकर इसे ले गए। वो बेहोश थी, मुझे मालूम नहीं किस अस्पताल ले गए हैं इसे। क्या आपने होटल से किसी बेहोश औरत को किसी मर्द के साथ निकलते देखा है जी? ड्राइवर मेरी तरफ तकने लगा। एक ने सर खुजाते हुए कहा, अरे भैया मैंने एक औरत को एक मर्द को होटल से निकलकर गाड़ी में बैठते देखा था। उन्होंने एक बेहोश औरत को थाम रखा था। मैंने जल्दी से कहा, हाँ वही मेरी पत्नी थी जी। दूसरा ड्राइवर कहने लगा, अरे श्रीमान जी पत्नी थी तो तुम्हारे देवर जी के साथ गई है, घबराते क्यों? दूसरा ड्राइवर हंसने लगा। मैंने कहा, असल में जी मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से अस्पताल में ले गए हैं इसे। एक पुख्ता उम्र के ड्राइवर ने पूछा, महाशय जी अगर आपके देवर भाभी इसी शहर में रहते हैं तो आप इसे इस होटल में क्यों ले आए जबकि आपकी पत्नी बीमार भी थी? मैंने कहा कि जी दरअसल हम देवर जी से लड़कर होटल में आ गए थे। ड्राइवर फिर हंसने लगा। आखिर में उन्होंने बताया कि गाड़ी टैक्सी नहीं थी, काले रंग की फोकस वैगन थी और वह चेतलपुर वाले चौक की तरफ घूम गई थी। मैंने चेतलपुर वाले चौक की सिमत दरियाफ्त की और वहां से तेज तेज निकल गया। आगे जाकर मैंने खाली टैक्सी ली और इसे कहा कि चेतलपुर की तरफ चले। मैं रास्ते में एक एक चीज़ को गौर से देखता जा रहा था। गाड़ी पुरहुजूम बाजार से निकलकर खुली जगह पर आई। सड़क के दोनों जानिब थोड़े थोड़े फासले पर कारखाने और फैक्ट्रियाँ नजर आने लगी। ये फैक्ट्री एरिया मालूम होता था। इस इलाके से निकले तो सामने क्वार्टरों की बस्ती थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, चेतलपुर है बाबू जी, कहाँ जाएंगे? मैंने चेतलपुर के करीब ही टैक्सी रुकवा दी और इसे कहा, थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करो भाई, मैं अभी वापस आता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे छोड़ दो बाबू, कोई दूसरी गाड़ी ले लेना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने इसे फारिग कर दिया और चेतलपुर बस्ती के क्वार्टरों की तरफ चलने लगा। मैं चेतलपुर की बस्ती में तो आ गया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सोनिया को यहाँ कहाँ और कैसे तलाश करूँ। बस्ती में ढलानी छतों वाले क्वार्टरों की कतारें से बनी थी जो एक दूसरे को काटती हुई गुजर गई थी। यह फैक्ट्री मजदूरों की बस्ती लगती थी। बस्ती के एक जानिब लोहे के स्क्रैप के ढेर लगे थे। एक गड्ढे में कूड़ा भरा हुआ था। मैं बस्ती में दाखिल हो गया और काली फोकस वैगन की तलाश शुरू कर दी। मैं सारी बस्ती में घूम गया, मुझे वहाँ कोई गाड़ी नजर न आई। सभी लोग वहाँ अजनबी थे, किसी से क्या पूछते। बेनील मुराम बस्ती से बाहर निकला है। एक तरफ एक बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा नारियल पिरा था। मैंने इसे प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ नीले रंग की मोटर गाड़ी तो नहीं आई? बूढ़े ने मुंह से नारियल हटाकर मुझे जर्द जर्द आंखों से देखा और तामिल में ही जवाब दिया कि इधर कभी कोई मोटर गाड़ी नहीं आई, ये तो गरीब मजदूरों की बस्ती है। मैं इसे प्रणाम करके उठा और इधर उधर देखता वापस इस सड़क की तरफ चल पड़ा जिसके दोनों तरफ कारखाने थे। 1 घंटे की दरबदरी के बाद जब मुझे सोनिया का कोई सुराग न मिला तो मैं वापस इसी होटल में आ गया। कमरे में थकन से चूर होकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला ही था। नौकर लड़का आ गया। इसने खाना लाने के लिए पूछा। मैंने इसे इशारे से कहा कि ले आओ। वो चावल और दाल ले आया। भूख सख्त लग रही थी। लड़का जाने लगा तो रुका और पलट कर बोला, बाबू भाई आपकी पत्नी जी का क्या हाल है? मैं खामोशी से खाना खाने लगा। आहिस्ता से बोला, ठीक है। वो मेरे करीब आ गया और कहने लगा, बाबूजी केसरी आपके ताऊ हैं क्या? मैं चौंका। कौन केसरी? मैंने आहिस्ता से पूछा। लड़का कहने लगा, जी वही जो आपकी बेहोश पत्नी को अस्पताल ले गए हैं। मैंने इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? वो हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी मैं इन्हें जानता तो नहीं, परंतु मैं एक बार यहाँ के सोनागाची अपने मामा से मिलने गया था। वहाँ मेरे मामा के पनवाड़ी की दुकान है तो वहाँ केसरी बाबू को दंगा करते देखा था। सुना है जी सोनागाची में लोग इसका नाम सुनकर कांपते हैं। मैंने जेब से 10 रुपए निकाल कर लड़के को दिए और कहा, ये बात किसी को मत बताना। पर इससे केसरी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इससे इसके सिवा कुछ मालूम नहीं था। ये वो सोनागाची यानी विजयवाड़ा की हीरा मंडी का बदमाश है और इसने इसे वहाँ दंगा करते देखा था। अब मेरे लिए सोनागाची जाकर केसरी बदमाश के बारे में खोज लगाना ज़रूरी हो गया था।
एक अजनबी शहर में जहां मेरा कोई जानने वाला नहीं था, केसरी के बारे में इतना सुराग मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी था। हीरा मंडी किसी भी शहर में हो, इसकी ज़िंदगी रात ही को शुरू होती है। चुनाचा जब रात हो गई तो मैं कमरे को ताला लगाकर विजयवाड़ा की सोनागाची की तरफ रवाना हो गया। मैंने होटल से निकलते ही महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा, बाजार में रोशनी थी। एक आदमी मेरी नज़र पड़ते ही रुक गया और दूसरी तरफ तकने लगा। मैं मुहतात हो गया, ये इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता था। एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था, ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी भी हो सकता था और कोई चोर उचक्का भी, जो रात के अंधेरे में मुझे अकेला पाकर लूटना चाहता था। चूँकि मैं दुश्मन की सरजमीन पर कमांडो जासूस के भेस में सरगर्मी अमल था, इसलिए यह गालिबी इम्कान यही था कि आदमी इंटेलिजेंस का है। जिन असहाब ने आंध्र प्रदेश यानी साबका हैदराबाद दक्कन का ये बड़ा शहर विजयवाड़ा देखा है, उन्हें मालूम होगा कि शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियां तो बहुत मॉडर्न हैं, मगर अंदरून शहर का इलाका कोलकाता की तरह गुंजानाबाद है। लेकिन ऐसा गुंजान भी नहीं कि तंगो तारीख गलियाँ। अंदरून शहर भी कदरे कुशादा सड़कें, लेकिन इनमें से जो झेली सड़कें निकल कर गलियों में बदल जाती हैं वो ज़्यादा फराग नहीं थी, और इन पर दोनों जानिब 4-4, 5-5 मंजिला पुरानी इमारतें झुकी हुई, इनमें रोशनियाँ हो रही थीं। इन इमारतों की पहली मंजिलों में भी फ्लैट थे, जिनकी सलाखदार खिड़कियों में से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं मकानों के साथ साथ होकर चल रहा था। मेरी मंजिल विजयवाड़ा शहर का रेड लाइट एरिया यानी सोनागाची था। एक सोनागाची कोलकाता में भी है, यहाँ भी रेड लाइट एरिया का नाम सोनागाची पड़ गया है। दिन के वक्त मैं 1-2 बार इस इलाके से गुजरा था। इस वक्त यहाँ उदासी और वीरानी बरस रही थी। अब रात के वक्त पहुँचा तो सारे का सारा इलाका जगमगा रहा था। होठों से हारमोनियम और तबले की थाप और घुंघरुओं की झंकार की मुतरन्नम आवाज़ें आ रही थीं। मुझे इस इलाके की एक पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचना था, जो होटल वाले लड़के का मामू था। वहां से मुझे केसरी बदमाश का सुराग मिल सकता था, जिसने एक औरत के साथ मिलकर होटल वाले कमरे से मेरी अदम मौजूदगी में सोनिया को अगवा किया था। होटल वाले लड़के ने बताया था कि इस पनवाड़ी को वहाँ सब मामा पान वाले के नाम से पुकारते हैं। रेड लाइट एरिया एक बड़ा बाजार था, दाएं बाएं छोटी गलियां थी। मैंने एक चाय वाले की दुकान से मतलूबा शख्स का पता पूछा और मामा पनवाड़ी की दुकान पर आ गया, जो एक गली के अंदर जाकर थी। छोटी सी दुकान थी, मगर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सामने एक बड़ा आईना था, कत्थे चूने की गड़बियां चमक रही थी। विष्णु भगवान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर के आगे फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी लगी थी। मामा पनवाड़ी ढलती उम्र का दुबला पतला आदमी था, आंखें अंदर को धंसी हुई थी, हाथ कत्थे से सुर्ख हो रहे थे। एक मशीन की तरह वो पान लगा लगा कर थाल में रखे जा रहा था। कुछ ग्राहक खड़े पान सिगरेट ले रहे थे। एक आदमी आईने में देखते हुए अपनी मूंछों को मरोड़ रहा था। इसके माथे पर सब्ज रंग का हिंदी ओम खुदा हुआ था। मामा पनवाड़ी इससे मजाक कर रहा था कि चंद्रा बाई के सामने जाओगे तो मूंछें अपने आप नीचे हो जाएंगी। वो तामल में बोल रहा था। मैंने भी इसी जुबान में इससे सिगरेट का एक पैकेट लिया और जलती हुई रस्सी से सिगरेट सुलगाकर लंबा कश लगाकर गली के कोने की तरफ देखा। मुझे इस आदमी की तलाश थी जो होटल से चलते वक्त मेरे पीछे लग गया था। कई लोग आ जा रहे थे, वो मुझे नजर न आए। वो ज़रूर किसी जगह ओट में छुप कर मुझ पर निगाह रखे हुए थे। बहरहाल मुझे इस वक्त अपने काम से गरज थी। जब दुकान से ग्राहक हट गए तो मैं सिगरेट का कश लगाकर मामा पनवाड़ी से बराह रास्त पूछ लिया कि मुझे केसरी दादा से मिलना है। मामा पनवाड़ी ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ है, चंद्रा बाई से जाकर पूछो। पनवाड़ी अगर से अपनी धुन में पान लगा रहा था, मगर इसका चेहरा बता रहा था कि वो केसरी बदमाश के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब मैंने नहले पर दहला फेंका और गर्दन इसकी तरफ झुकाते हुए तजुर्बेकार बदमाशों के अंदाज में कहा, मामा मैं वरिंगल के अड्डे से आया हूँ। केसरी दादा की जीती हुई रकम इसे पहुँचानी है। इसने मुझे ताकीद की थी कि रकम लेकर आओ, तो मामा पनवाड़ी से मेरा पता पूछ लेना। पनवाड़ी का हाथ रुक गया। इसने लाल कपड़े से कत्थे वाला हाथ पूछा। बाजार में दाएं बाएं एक निगाह डाली और बोला, केसरी तो आज सुबह ही रामा गंदम वाले अड्डे को चला गया था। मैंने सिगरेट का एक और कश लगाया, धुआं हवा में फेंका और बड़े खरांट अंदाज में मामा पनवाड़ी की तरफ देखे बगैर यूं पूछा जैसे मैं केसरी के टोले का आदमी ही हूँ, इसकी सरगर्मियों से पूरी तरह वाकिफ हूँ और इसका राजदार भी हूँ। मामा केसरी दादा माल लेकर गया है क्या? मामा पनवाड़ी अब फिर पान लगाने लगा था। आहिस्ता से बोला, वो माल लेकर ही राम गंदम जाता है। मुश्किल ये थी कि मुझे राम गंदम वाले अड्डे के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये बात मैं मामा पनवाड़ी पर जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मुझे अब केसरी बदमाश के ग्रुप का ही आदमी समझ रहा था। लेकिन रामा गंदम के बारे में मालूमात हासिल करना भी ज़रूरी था। मैंने अय्यारी से अदाकारी करते हुए अपनी गर्दन खुजाई और गर्दन टेढ़ी करके कुछ याद करने के अंदाज में इस्तफसार किया, ये रामा गंदम वाला अड्डा वही है ना, जहाँ एक पुराना तालाब और मंदिर भी है, शहर के बाहर जंगल वाली पुलिया के करीब है। इतना मैं जानता था कि इस किस्म के बदमाशों के अड्डे शहर से बाहर ही होते हैं, और बस्ती भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर हो कि जहाँ कोई पुराना तालाब, मंदिर और शहर के बाहर जंगल ना हो। मामा पनवाड़ी बोला, क्या तुम पहले वहाँ कभी नहीं गए?
मैंने जवाब दिया, केसरी के साथ एक बार ही गया था, काफ़ी दिन हो गए। कुछ याद है, असल में हम रात के वक्त वहाँ से माल लेकर गए थे और मुंह अंधेरे वापस आ गए थे। मामा पनवाड़ी जानता था कि मेरे पास केसरी के जुए में जीती हुई रकम है और अगर मैंने इसे पूरा एड्रेस वगैरह न बताया तो केसरी इसे जान से मार देगा। चुनाचा वो कहने लगा, रामा गंदम स्टेशन से उतर कर दक्कन की तरफ जाओगे तो चौका ढाबा की बस्ती आई। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और बड़े मज़े से बदमाशों की तरह लहक लहक के चलता हुआ सिगरेट का धुआं उड़ाता गली में से गुजर कर सोनागाची के बड़े बाजार में आ गया। अगर वाकई को मेरे पीछे लगा हुआ था तो मैं इसे एक सुनहरी मौका फराहम करना चाहता था ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि वो असल में कौन है। उसने इत्तफाक से मेरी बाएं जानिब एक गली आ गई जहाँ निस्बतन अंधेरा था। मैं बड़ी बेनियाजी से सिगरेट की कश लगाता हुआ इस गली में घुस गया। ये तवाइफों के मकान के पिछवाड़े थे और रोशनी ना होने के बराबर थी। गली में कुछ दूर जाने के बाद मैंने इसी अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे किसी खास मकान की तलाश में हूँ। इस वक्फे में मैंने पीछे नजरें घुमा कर देख लिया था, वो पूरी सरार आदमी मेरे ताक़ुब में था। मैंने इस ख्याल से अपनी रफ्तार धीमी कर ली, अगर वो इंटेलिजेंस का आदमी है तो रुक जाएगा और अगर कोई चोर उचक्का है तो मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरी गली आगे जाकर दूसरे रोशन बाजार में दाखिल हो जाती है। मुझे अपने अकब में तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं रुक गया और जल्दी से घूम गया। पूरी सरार आदमी के हाथ में चाकू था। वो मेरे सामने खड़ा हिंदी ज़ुबान में कह रहा था, जो कुछ जेब में है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा का शुक्र भी अदा किया कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था बल्कि कोई चोर उचक्का था। इससे निमटना मेरे बाएं हाथ का काम था। इस अहमक को नहीं मालूम था कि वो एक कमांडो को चैलेंज कर रहा है। असल बात यह थी कि ये मुझे परदेसी समझ रहा था जो अपने होटल से निकलकर हीरा मंडी में गाना सुनने आया था। ताहम मैंने बड़ी आजी से कहा, अरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो एक मजबूत जिस्म वाला बदमाश था और स्याह आंखें अंधेरे में बीच चमक रही थी, लेकिन एक तजर्बाकार कमांडो के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। इसने तामुल जुबान में मुझे एक गाली दी और खुर्राते हुए कहा कि जेबों में जो कुछ है बाहर उलट लो, नहीं तो चाकू सीने में घोंप दूंगा। इसकी गाली सुनकर मेरा खून खोल उठा। फिर भी मैंने ये फैसला किया कि इसे हलाक नहीं करूँगा। मैंने जेब में हाथ डाला और बड़ी चालाकी से कुछ नोट गिरा दिए। मैं नोट उठाने के लिए झुका तो इसने पाँव एक नोट पर रख दिया और मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। इसे क्या मालूम कि मैं नोट उठाने के लिए नहीं झुका था। इसके हुक्म पर अमल करते हुए मैं ऊपर को उठा, मगर इस दौरान भी मेरा एक भरपूर सीधा हाथ जरा टेढ़ा होकर इसे पड़ा था। वो आवाज़ निकाले बगैर दोहरा हो गया। इसके फौरन बाद मेरा दूसरा भरपूर हाथ इसकी गर्दन पर पड़ा। चाकू इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो गोला सा बनकर ज़मीन पर एक तरफ लुढ़क गया। इसकी टांगों में जो ज़रब लगी थी इसके बारे में यकीन था कि वो कम से कम 15-20 मिनट तक इसे वहाँ से उठने नहीं देगी। वो दर्द के मारे होले होले हाय हाय कर रहा था। मैंने बड़े इत्मीनान से ज़मीन पर गिरे हुए 5-5 रुपए के तीनों नोट उठाए और अपनी जेब में डाले और इसके करीब आकर कहा, आइंदा किसी को गाली मत देना। ये कहकर मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गली से बाहर निकल गया। बाजार में टैक्सी आसानी से मिल गई। मैं वापस अपने होटल में आ गया। यहाँ सिवाय एक थैले के मेरा और कोई सामान नहीं था। इसमें भी जो एक जोड़ा धोती कुर्ता और मेरा चाकू था। चाकू मैंने थैले में से निकाल कर जेब में रख लिया। होटल का 2 दिन का किराया मैं पहले ही अदा कर चुका था। इस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। मैं सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर के करीब से गुजरा तो देखा कि काउंटर खाली था। ये अच्छी बात थी। मैं खामोशी से सामने सड़क पर आ गया। यहाँ से विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन चंद कदमों के फासले पर था। सिर्फ एक चौराहा बीच में था। रेलवे स्टेशन की रोशनियाँ जगमगाती हुई सामने नजर आ रही थी। मुझे रामागंदम शहर पहुँचना था, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था वो किस तरफ है। रेलवे के बुक स्टॉल पर आकर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल खरीदा और एक तरफ होकर इसे खोलकर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सूबे का नक्शा देखा। नक्शे के मुताले से मालूम हुआ कि जो रेलगाड़ी विजयवाड़ा से वरिंगल और आगे नागपुर तक जाती है, इस लाइन पर रामागंदम वरिंगल के बाद पहला बड़ा शहर है। गोया मुझे विजयवाड़ा से नागपुर को जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। मैंने टाइम टेबल देखा और नक्शा फाड़ कर कुर्ते की जेब में रख लिया। टाइम टेबल को वहीं बेंच पर फेंका और जाने वाली गाड़ियों की एक बुकिंग खिड़की पर आकर काले कलोटे बाबू से पूछा कि रामागंदम को जाने वाली गाड़ी कब मिलेगी। इसने बताया कि मदारस नागपुर एक्सप्रेस रात 2:30 बजे आएगी। वो मुझे रामागंदम पहुंचा देगी। इस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। अभी ट्रेन के आने में 4-4.25 घंटे बाकी थे। ये भी खुदा का शुक्र था कि ट्रेन लेट नहीं थी। 4 मुझे विजयवाड़ा स्टेशन पर 4 घंटे ट्रेन के इंतजार में गुजारने थे। स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। प्लेटफार्म नंबर 1 के गेट के पास 2 मिलिट्री पुलिस के जवान भी खड़े थे। मैं इनकी नज़रों में नहीं आना चाहता। मुझे वहाँ कुछ ऐसे सफ़ेद पोश आदमी भी नजर आए जिनके बारे में मुझे यकीन था कि ये इंटेलिजेंस के आदमी है। मैंने फ़ौरन रामागंदम तक 3rd क्लास का एक टिकट ख़रीद लिया। मालूम हुआ कि मदारस एक्सप्रेस नंबर 4 प्लेटफार्म पर आएगी। चुनाचा मैं एक पुल के ऊपर से होकर नंबर 4 प्लेटफार्म पर आ गया। ये प्लेटफार्म निस्बतन वीरान सा था। मौसम ऐसा ही था जैसा कि हमारे यहाँ अगस्त सितंबर में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ हबस कुछ ज़्यादा ही था।
प्लेटफॉर्म के सारे पंखे चल रहे थे। मैं एक ऐसी बेंच पर आकर बैठ गया जहां बिजली की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। बैठते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अंदरूनी जेब से रकम निकाल कर गिनी। कुल मिलाकर इस वक्त मेरे पास भारतीय करेंसी में 450 रुपए थे, जो मेरे लिए बहुत काफ़ी रकम थी। मैंने बाहर वाली जेब में 5-5 की तीनों नोट वैसे ही रहने दिए। बाकी रकम अंदरूनी जेब में संभाल कर रखी। मामा पनवाड़ी से खरीदी हुई डब्बी निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता कश लगाते हुए आसपास का जायजा लेने लगा। मेरा लिबास और हुलिया बिल्कुल एक मद्रासी नौजवान जैसा था। रंग जो कभी खिलता हुआ करता था, बिल्कुल बरासियों जैसा हो गया था। प्लेटफॉर्म पर अभी मदारस एक्सप्रेस की सवारियां नहीं आई थी। कहीं कहीं चलते पंखों के नीचे कुछ मर्द औरतें अपने अपने सामान के पास बैठती हुई थी। रेलवे का एक वर्दी पोश मैकेनिक एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लंबे दस्ती वाला हथौड़ा लिए मेरे सामने से बेड़ी पीता हुआ गुजर गया। मैंने अपने पीछे देखा। रेलवे लाइन पर जरा दूर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसके पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों पर विजयवाड़ा के मकानों और बंगलों में रोशनियां झिलमिला रही थी। इत्मीनान की बात यह थी कि इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक कोई पुलिस वाला या मिलिट्री पुलिस का आदमी दिखाई नहीं दिया था। वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। बैठे बैठे थक गया तो उठकर टहलने लगा। मैंने आमदन प्लेटफॉर्म के इस हिस्से की तरफ टहलना शुरू कर दिया जिधर ज्यादा रोशनी नहीं थी। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होकर गुजर रहा था। ना जाने कितनी सब्र आजमा घड़ियों के बाद जाकर कहीं रात 11 बजे मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अब भूख लग रही थी। प्लेटफॉर्म के दोनों जानिब रेल की पटरियां थी। कोई रिफ्रेशमेंट रूम भी नहीं था। कोई रेडी वाला भी वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ एक स्टॉल था जो बंद था। शायद ये टी स्टॉल था जो मदारस एक्सप्रेस के आने से पहले कुछ देर खुल जाता था। एक मुद्दत बाद ऊपर तले 2 सिगरेट पिए तो खांसी शुरू हो गई। मैंने बाकी ईमानदार सिगरेट फेंक दिया। वापस बेंच पर आकर बैठ गया। एक बार फिर उकाबी नजरों से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। वहां कोई मशकूक आदमी नहीं था। शुमाल की तरफ से एक गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी तो इधर इंसानी आवाज़ों का हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। फिर एक गाड़ी नंबर 3 प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। इससे मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा था कि पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमी की तवज्जो दूसरे प्लेटफॉर्मों की तरफ ही ज़्यादा थी। खुदा करके रात के 12 बजे फिर 1 बज गया। इस दौरान में दूसरे प्लेटफॉर्मों पर गाड़ियाँ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आती जाती रहीं। 1:30 बजे मेरे वाले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी दक्कन से एक ट्रेन आ गई। मालूम हुआ कि ये ट्रेन वरिंगल से काजीपेट और फिर हैदराबाद दक्कन की तरफ मुड़ जाएगी, जबकि मेरी मंजिल वरिंगल से शुमाल की जानिब नागपुर ब्रांच पर थी। इस गाड़ी के आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि दूसरे प्लेटफॉर्म से 2-3 रेडी वाले इधर आ गए। इनमें एक रेडी अलाचा यानी चावल की रोटी और बैंगन की भावजी बेच रहा था। मैं इससे चावल की 4 रोटियां और मिट्टी की प्याली में बैंगन की तेज़ मिर्चों वाली भाजी लेकर गई तो जान में जान आई। भूख से वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। गाड़ी निकल गई तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 एक बार फिर वीरान हो गया। आधे घंटे बाद टी स्टॉल भी खुल गया। एक बार फिर रेडी वाले आ गए। मैली कुचाली नीली निकरों वाले काले और दुबले पतले तामल कुली भी आकर प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे अखड़ू बैठकर बेड़ियां फूकने और तामिल तेलुगु और हिंदी में बातें करने लगे। मालूम हुआ कि विजयवाड़ा से चली हुई मदारस नाग एक्सप्रेस आने वाली है। आखिर वो गाड़ी आ ही गई जिसके इंतजार में मैंने कोहे हिमालयां जैसे 4 घंटे काटे थे। धड़धड़ाती हुई मदारस नागपुर एक्सप्रेस विजयवाड़ा की बहुत बड़े जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में खरामा दाखिल हुई। इसका द्योपैकर इंजन झक करता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। डब्बों में रोशनियां हो रही थी। सोए हुए मुसाफिर साफ नजर आ रहे थे। कुछ डब्बों की खिड़की में से बाहर झांक रहे थे। कुछ डब्बों के दरवाजों पर खड़े थे। ट्रेन रुकी और मुसाफिरों का शोर मच गया। कचर कचर तामिल तेलुगु जुबान की कैंचियां चलने लगी। कोई किसी को आवाज़ दे रहा था तो कोई किसी को पुकार रहा था। मेरी निगाहें 3rd क्लास के डब्बों पर थी जो सबसे पीछे लगे थे। तमाम डब्बों में रश था। डब्बे सोते जागते मुसाफिरों और अलम गलम सामान से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में दाखिल हो गया। मुसाफिरों की अक्सरियत लंबी ताने सो रही थी। कुछ जागने के बाद लाल लाल नींद भरी आंखों से बाहर देख रहे थे। कोई चाय वाले को तो कोई सिगरेट बेड़ी वाले को बुला रहा था। इस जमाने में भी अगरचे जनाना डब्बे अलग हुआ करते थे, मगर औरतें फिर भी 3rd क्लास के डब्बों में अपने आदमियों के साथ ही सफ़र करना पसंद करती थी। इस डब्बे में भी मुझे कुछ औरतें नजर आईं। एक भी सीट खाली नहीं थी। इस रेलगाड़ी को 4 घंटों के बाद वरिंगल और वहां से 1 घंटे बाद रामगंदम स्टेशन पर पहुंचना था। इस हिसाब से मेरा 5 घंटों का सफ़र था। मैं एहतियातन दरवाजे के करीब नहीं बैठना चाहता था। वरिंगल बड़ा जंक्शन था और वहाँ खतरा था कि शायद मिलिट्री पुलिस वाले या इंटेलिजेंस का कोई आदमी इधर आकर अंदर न झांके। इसलिए मैं मुसाफिरों के सामान के ऊपर से होता हुआ डब्बे की दीवार के साथ लैट्रीन वाले दरवाजे के पास ही एक बिस्तर की ओट में होकर बैठ गया। इससे बेहतर जगह मुझे इस मुसाफिरों और सामान से भरे हुए डब्बे में कहीं और नहीं मिल सकती थी। विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा जंक्शन था। अगरचे ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, फिर भी वो वहाँ आध घंटे तक रुकी रही। मेरी नज़रें डब्बे की खिड़कियों और दरवाजे का जायजा लेती रहीं। यहाँ से 10-12 मुसाफिर सामान समेत दाखिल हुए थे।
सिर्फ एक बार रेलवे पुलिस के एक सिपाही ने खिड़की में से अंदर झांक के देखा। मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं सो रहा हूं, मगर नीम आंखों से मैं सिपाही को बराबर देख रहा था। आखिर गार्ड की सीटी की आवाज़ बुलंद हुई। इंजन ने भी एक बार फिर चीखा। गार्ड की सीटी की दोबारा आवाज़ आई। इंजन भी एक बार और चीखा। ट्रेन को आहिस्ता से धक्का सा लगा और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे खो खिसकने लगी। ट्रेन के डब्बे में अभी तक हबस था। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकली तो ठंडी हवा लगी। अब मैंने डब्बे का इत्मीनान से जायजा लिया। जो नए मुसाफिर चढ़े थे उन्होंने दोनों जानिब दरवाजों के पास ही अपने अपने सामान के साथ डेरे जमा लिए थे। मैं डब्बे के सामने वाली दीवार के साथ एक बहुत बड़े बिस्तर बंद से टेक लगाए थैला झोली में रखे बैठा था। मेरी एक जानिब खिड़की के पास वाली सीट पर एक मोटी सी औरत एक ट्रंक से टेक लगाए ऊँग रही थी। इसका कुछ सामान सीट के नीचे भी पड़ा था, जिसको इसने डब्बे में दाखिल होने के साथ ही झांक कर देखा था। इस औरत के माथे पर विष्णु तिलक लगा हुआ था। वो सफ़ेद धोती में थी और गले में माला थी। मेरी एक जानिब खिड़की के पास वाली सीट पर एक मोटी सी औरत एक ट्रंक से टेक लगाए ऊँग रही थी। इसका कुछ सामान सीट के नीचे भी पड़ा था, जिसको इसने डब्बे में दाखिल होने के साथ ही झांक कर देखा था। इस औरत के माथे पर विष्णु तिलक लगा हुआ था। वो सफ़ेद धोती में थी और गले में माला थी। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।